हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर जो कि फुडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम देखने वाले थे आज के लेक्चर में। तो आइसोथर्म हम इसको करने वाले हैं, वो भी किसका, फुडलीज का आइसोथर्म करने वाले हैं। एडजॉर्प्शन फुडलीज आइसोथर्म। अब इसमें थोड़ी सी एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना ये वाली बात। सबसे पहले तो हम ऊपर चलते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर ऑफ सरफेस देखा था, टेम्परेचर ऑफ सरफेस देखा था। और हमने ये बताया था इसमें कि जब हम सर्दी के समय में यदि कांच की बूंद पे देखते हैं तो ओस जमी हुई मिलती है। वो क्या है? वो है सरफेस फिनोमिना। कांच की बूंद का कांच के ऊपर पानी की बूंद का जमना या ओस का जमना, ये क्या है हमारे पास में? सरफेस फिनोमिना है। वो क्यों होता है? क्योंकि सर्दी के दिनों में हमारे पास में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, इसलिए हमारे पास में कांच के ऊपर पानी की बूंद मतलब ओस जम जाती है, ठीक है। इफ टेम्परेचर हाई, यदि टेम्परेचर हाई हो जाएगा हमारे पास में तो एडजॉर्प्शन फिनोमिना डिक्रीज हो जाएगा। भाई टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो पानी की बूंद नहीं जमेगी कांच के ऊपर, मतलब एडजॉर्प्शन फिनोमिना कैसा हुआ? डिक्रीज हुआ। यदि टेम्परेचर हाई है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा एडजॉर्प्शन। अब इसके बाद में हमने देखा था कि यदि हम एडजॉर्प्शन से डिजॉर्प्शन की ओर जाते हैं तो जो डेल एच है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। और यदि डिजॉर्प्शन से एडजॉर्प्शन की तरफ जाएंगे, अभी एडजॉर्प्शन से हम डिजॉर्प्शन की तरफ गए, अब यदि डिजॉर्प्शन से एडजॉर्प्शन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास में डेल एच कैसा होगा? नेगेटिव होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन बताता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डिजॉर्प्शन फिनोमिना मतलब एंडोथर्मिक, एडजॉर्प्शन फिनोमिना एक्सोथर्मिक, ये लास्ट क्लास हमने देखा था। अब इसी में हमने ये एक ग्राफ देखा था, ठीक है। हमने ग्राफ क्या देखा था? ग्राफ हमने NH3 और NH3 और क्या वॉल्यूम और प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमने देखा था। जरा इस ग्राफ को बहुत अच्छे से एक बार समझना आप। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से आप एक बार समझने की कोशिश करना है। ये क्या बता रहे हैं? देखो, जब हम यहां पर प्रेशर, इस साइड प्रेशर है हमारे पास में, इस साइड हमारे पास नाइट्रोजन है। स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर ये हमने टेम्परेचर दिया, ये हमने क्या दिया? टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर कितना है? 193 हमारे पास में टेम्परेचर है। यदि हम टेम्परेचर 193 रखते हैं तो हमारे पास में वॉल्यूम ये है, ये वॉल्यूम है। इतना फिनोमिना हुआ, ये बताया था। यहां से यहां तक हमारे पास में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ। फिर यहां के बाद में सरफेस खत्म हो गया, इसलिए एडजॉर्प्शन होना बंद हो गया। एडजॉर्प्शन होना बंद हो गया। ये टेम्परेचर कम है तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां से एडजॉर्प्शन हुआ, नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ। और यहां जाने के बाद में एडजॉर्प्शन बंद हुआ क्योंकि सरफेस खत्म हो गई। और जैसे टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज किया तो हमारे पास में सिर्फ इतना ही एडजॉर्ब हुआ हमारे पास में NH, उसके बाद हमारे पास में सरफेस क्या हुई? खत्म हो गई। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम हमारे पास में डिक्रीज हो गया, मतलब एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो गया। इसी प्रकार से हम यदि देखेंगे तो हम सर्दी के दिनों में यदि टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है तो जो ओस की बूंद है धीरे धीरे वो खत्म होते जाती है। सर्दी के दिन में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग से 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 और 12 बजे तक हम देखते हैं कि जो ओस की बूंदें हैं वो खत्म हो जाती है, या नहीं भी होती है खत्म। तो 12 के बाद में 1 बजता है, 2 बजता है दोपहर को। जब 2 बजता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है मॉर्निंग के रिस्पेक्ट में। तो उस समय ओस की बूंद हमको दिखाई नहीं देती। ओस की बूंद हमको कांच के ऊपर कब दिखाई देती है? मॉर्निंग में दिखाई देती है। जितनी जल्दी आप उठोगे उतनी ज्यादा ओस की बूंद रहेगी, और जितना लेट आप देखोगे उतनी ही ओस की बूंदें आपको तो कम रहेगी। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एडजॉर्प्शन फिनोमिना डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एडजॉर्प्शन हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस वाले ग्राफ को याद रखना, अब भी ये काम आएगा, फुडलीज में ये काम आने वाला है। ये देखो, ये ग्राफ याद रखना फुडलीज में। इसका वॉल्यूम V3 वॉल्यूम पहले ये था, फिर वॉल्यूम कम हो गया, फिर एडजॉर्प्शन और कम हो गया, वॉल्यूम और कम हुआ मतलब एडजॉर्प्शन और कम हुआ। लेकिन प्रेशर कितना ही इंक्रीज करो, एडजॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरफेस खत्म हो गई। और इसी बात को फुडलीज ने समझाया था। किसने समझाया था? फुडलीज ने इसी बात को समझाया था। अब हम बात करते हैं फुडलीज आइसोथर्म। ये वाला ग्राफ आप माइंड में रखना, अब भी काम आएगा। ये वाला ग्राफ माइंड में रखना, अब भी काम आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां है एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे हम
टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फ्रॉम कितना 193 केल्विन टू 273 केल्विन एट आ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारे पास में कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब डिक्रीज वॉल्यूम 3 to 1 हमारे पास में डिक्रीज हुआ, ये इसी के रिस्पेक्ट में बात लिखी हुई है, ये जो ग्राफ है ना इसी के रिस्पेक्ट में ये बात लिखी हुई है। अब यहां से हम बात करते हैं फुडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की हम बात करते हैं यहां से। अब देखो जरा फुडलीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फुडलीज के अनुसार द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस पेन पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। फिर समझो, अकॉर्डिंग टू फुडलीज के अनुसार द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ध्यान से देखना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब सोलवेंट जिसकी मात्रा ज्यादा हो, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है, ये फुडलीज बोलता है। कैसे समझो जरा, समझो जरा। माना कि सपोज किया हमने कि ये कोई आपके पास में सरफेस है और ये आपका एडजॉर्बेंट है, माना ये सब मान के चल रहे हैं हम, ये हमारे पास में एडजॉर्बेंट है और इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल आए, ये छोटे छोटे ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल आए, इसके ऊपर गैस के ऊपर माना ये गैस के पार्टिकल्स है, ये किसके पार्टिकल है? ये गैस के पार्टिकल है। किसके ऊपर आए? सोलवेंट के ऊपर आए, एडजॉर्बेंट, सोलवेंट मतलब एडजॉर्बेंट के ऊपर आए, एडजॉर्बेंट के ऊपर आए। अब माना कि इसका मास एम है, माना इस जो सोलवेंट है आपका एडजॉर्बेंट है उसका मास आपका एम है और जो गैस के पार्टिकल्स है उसका मास क्या है आपके पास में? एक है, एक्स मास है। ऐसा आपने माना कि एक्स मास आकर के सरफेस के ऊपर चिपक गया, एक्स हमारे पास में गैस के मास आकर के एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपक गया, ऐसा आप मान के चलो। माना कि इसके एक्स मोल आकर के चिपक गए किसके ऊपर? एडजॉर्बेंट के ऊपर आकर के चिपक गए, किसके? गैस के एक्स मोल आकर के एडजॉर्बेंट के ऊपर क्या हुए? चिपक गए। अब यहां पर क्या है देखो, एक्स इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, हमारे पास में एक्स से हमारे पास में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और यहां पर फुडलीज बोलता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स अपॉन एम। एक्स क्या है? एक्स से यहां पास में गैस के पार्टिकल्स चिपके हुए कितने हैं, और एम क्या है? एम आपके पास में है मास। तो ये आपके पास में सोल्यूट, ये आपके पास में सोलवेंट, ठीक है। ये आपके पास में क्या था? ये आपके पास में एडजॉर्बेंट था और ये आपके पास में एडजॉर्ब था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, यही तो वो बोलता है। इस वाले इक्वेशन को आप याद रखना, इस वाली कंडीशन को याद रखना। उसने क्या बोला था? उसने ये बोला है फुडलीज के अनुसार एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब किसकी बात हो रही है? एक्स की बात हो रही है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को क्या माना आपने? एक्स। देखो ये माना कि नहीं माना? एक्स की बात हो रही है। देखो एक्स क्या है आपका? एक्स क्या है आपके पास में? एक्स आपके पास में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। फुडलीज के अनुसार एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स माना था हमने यहां पर, ठीक है। पर यूनिट मास एडजॉर्बेंट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये देख लो। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी। यही बात की है फुडलीज ने यही बात की है। अब समझो जरा, यहां पर समझो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? एक्स अपॉन एम। यहां एक्स क्या है? एक्स इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब सोल्यूट की बात हो रही है, जो चिपक रहा है कम क्वांटिटी में, तो एक्स वो है। एम क्या है? एम मास है। एम इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब सोलवेंट जो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर पी के। प्रेशर ज्यादा होगा तो इनकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रेशर कम होगा तो इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब आगे देखते हैं, यहां एक्स बाई एम क्या है? एक्स बाई एम हम क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम यहां पर टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं, वहां कांस्टेंट प्रेशर था। इसके पहले हमने जो ग्राफ बताया आपको, ये कांस्टेंट प्रेशर पे था। ये जो ग्राफ बताया हमने, ये किस पे था? कांस्टेंट प्रेशर पे था, ठीक है। ये देखो कांस्टेंट क्या था? प्रेशर था। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ये ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ हमने बताया था। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ग्राफ बताया था। यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा था। यहां क्या चेंज हो रहा था?
टेम्परेचर चेंज हो रहा था। लेकिन जब हम नीचे की बात कर रहे हैं, फुडलीच की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं। यहां पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो x बाय m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्प्शन, ये अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेड, गैस एडजॉर्ब जो हुई है, गैस एडजॉर्ब जो हुई है उसका अमाउंट है x बाय m। लेकिन कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई। शायद इससे ज्यादा आपको कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी, कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं, सीधा इसमें है, फुडलीच यही बोलता है। आगे हम और क्लियर करेंगे। देखो जरा, बहुत अच्छा समझना। यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर x बाय m ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, किसके ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर ऊपर हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसे हम एडजोथर्म बोलते हैं। यही है हमारे पास में एडजॉर्प्शन। एडजोथर्म क्या है, आइसोथर्म क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, समझो। यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर x बाय m का ग्राफ बनाएंगे तो यही ग्राफ कहलाएगा फुडलीच का, क्या कहलाएगा, फुडलीच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जब x बाय m का ग्राफ बनाएंगे, फिर समझो, जब हम x बाय m का ग्राफ बनाएंगे, जब x बाय m का ग्राफ बनाएंगे कांस्टेंट किसके, x बाय m का ग्राफ बना रहे हैं हम किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो यही कहलाएगा फुडलीच का आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाना है, ठीक है। अब देखो, अब हम बनाना है ग्राफ। यहां तक सब क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आइसोथर्म मतलब क्या हुआ। आइसोथर्म मतलब हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम होता है। आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है। थर्मली से थर्म मतलब थर्मली, हीट की बात हो रही है। आइसो मतलब होता है सेम, याद रखना, आइसो मतलब होता है सेम। और थर्मल आया है थर्मली से, मतलब हीट से, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। और आइसो मतलब सेम होता है, तो आइसोथर्म मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्म मतलब आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, यहां पर सेम, आइसो मतलब सेम, और ये थर्मली। तो आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं, सेम को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो प्यारे बच्चों, जैसे सपोज करो, अब बहुत अच्छे से समझना, ये जो इक्वेशन हम यहां लिख रहे हैं इसको बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ इनिशियली फाइनली, तो बीच वाली स्टेप भी आएगी। क्या है, देखो जरा, हम जानते हैं कि, जरा इस वाले ग्राफ पे आओ, ये जो है ना, ये दो बीकर है, इस बीकर की ओर आओ जरा। हम जानते हैं कि बी नो दैट, माना कि हमने यहां पर एक बीकर ले लिया, हमने एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने ये जो यहां कोई सोलवेंट हमने डाल दिया। ये हमने क्या डाल दिया, यहां पर कोई सोलवेंट हमने डाल दिया, और इसमें हमने गैस के पार्टिकल्स डाल दिए। ये जो डॉटेड दिख रहे हैं, ये आपके पास में गैस के कोई पार्टिकल्स मान लीजिए आपने डाल दिए। ये कुछ भी डाल दिया, गैस के पार्टिकल्स नहीं, कुछ भी है, मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो। अब समझने की कोशिश करना, यहां दो ग्राफ है, यहां दो मैंने डायग्राम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। एक डायग्राम ये है और दूसरा डायग्राम ये। यदि मान लीजिए मैं प्रेशर इतना लगाता हूं, ये प्रेशर लगाया मैंने, यहां से यहां तक प्रेशर लगाया। जब मैं प्रेशर लगाता हूं तो इनसे, मतलब जो सोलवेंट है उससे एडजॉर्बेंट जो है, उससे एडजॉर्बेंट की कुछ डिस्टेंस बना रहता है। देखो इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, यहाँ पर जब प्रेशर लगाया तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना है, प्रेशर लगाया तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना है। ये लो, जब प्रेशर लगाया तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना है। लेकिन यदि मैं प्रेशर इंक्रीज कर देता हूं, ये प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया। जब प्रेशर इंक्रीज किया हमारे पास में, तो ये जो ऊपर थे सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास ये जो मोलिक्यूल है, ये सोलवेंट के, मतलब एडजॉर्बेंट के अंदर चले जाते हैं। ये देखो, तो यहां पर सरफेस फुल कवर हो गया, यहां पर जो सरफेस था फुल कवर हो गया। यहां प्रेशर जैसे ही इंक्रीज किया, देखा आ रहा हो, फिर देखो, यहां जो आपके पास में सरफेस था इस सोलवेंट का, इस एडजॉर्बेंट का जो सरफेस था पूरी तरीके से कवर हो गया, जबकि यहां पर सरफेस कवर नहीं हुआ। सरफेस कवर कब हुआ, जबकि आपने प्रेशर इंक्रीज किया। जब आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो सरफेस ज्यादा हो गया, जब प्रेशर आपने कम किया तो सरफेस के ऊपर फिनोमेना कम हुआ। तो यही तो आइसोथर्म बोलता है कि प्रेशर ज्यादा करोगे
तो वैल्यू भी ज्यादा आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, ये अभी अपन ने देखा था, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। किसकी वैल्यू, एक्स बाय एम की वैल्यू, एक्स बाय एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। प्रेशर ज्यादा तो एक्स बाय एम की वैल्यू ज्यादा, मतलब एडजॉर्बेड ज्यादा हो जाएगा। गैस एडजॉर्ब्ड एट आर कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट, तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा आएगा। देखो फिर समझो, वहीं पर आओ, ये देखो हमारे पास में प्रेशर कम लगाया हमने, प्रेशर कम लगाया तो सरफेस के ऊपर अमाउंट कम है, तो दिख रहा है क्या, दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया है यहां पर, तो सरफेस पूरी कवर हो गई, सरफेस पूरी कवर हो गई। तो ये 100% फॉलो कर रहा है उस रूल को। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल समझ में आया कि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ, प्रेशर का। प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो एक्स बाय एम की वैल्यू ज्यादा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी का, एक्स बाय एम की वैल्यू ज्यादा, यहां कम है, यहां पर कम है, किसकी वैल्यू, एक्स बाय एम की वैल्यू यहां पर कम है, यहां पर एक्स बाय एल की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, एक्स बाय एम की वैल्यू ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। किसके लिए, इस वाले ग्राफ के लिए। सरफेस यहां पर क्या हुआ, सरफेस यहां पर फुल कवर हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा, अब यहां पर ये देखो, ये इनिशियली मतलब पहले वाली बात हो रही है। मान लो यहां पर प्रेशर P1 है, अब यहां पहले वाली बात हो रही है, समझने की कोशिश करना। इनिशियली एक्स बाय एम की वैल्यू यहां पर P प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P डैश है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपके पास में, P डैश है। और फाइनली हमारे पास में एक्स बाय एम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P नोट है, तो इसके लिए हमने P नोट मान लिया, इसके लिए हमने क्या मान लिया, P नोट मान लिया, और इसके लिए हमने क्या मान लिया, प्रेशर P डैश मान लिया। मानना तो पड़ेगा कुछ, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, P डैश मान लिया। ठीक है, इसके लिए प्रेशर हमने माना P डैश है, इसके लिए प्रेशर माना हमने P डैश है, इसके लिए माना हमने P नोट है। तो एक्स बाय एम की वैल्यू डायरेक्ट किसके लिए रहेगी, P डैश के, और इस वाली की वैल्यू किसके रहेगी, P नोट के। हाँ, अब यहां प्रेशर हम लिख देते, यहां पर प्रेशर हम लिख देते, यहां पर प्रेशर हम लिख देते, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई कुछ प्रेशर है। अब यहां पर मानना हमने 1 है प्रेशर, प्रेशर मान लो आप 1, नोट 1 मानो, 1 मानो, प्रेशर यहां पर 1 है, यहां पर प्रेशर कितना है, 0 है। मानने के लिए तो कुछ ही मान सकते हैं ना आप, एक्स वाई मान लो, मानने के लिए क्या मान लो आप, एक्स वाई मान लो, मानना ही तो है, इसमें थोड़ी ना कुछ करना है। अब देखो जरा, तो हम दो बात करते हैं, इनिशियली और फाइनली। भाई ये तो इनिशियल कहलाएगा, पहले तो हमने यही देखा था, ये इनिशियल कहलाता था, हमने माना इसका P1 प्रेशर दिया, ये फाइनल है तो हमने बोला P नोट दिया, P0 दे दिया। तो ये तो हमने माना था कि ऐसा हुआ है, आपको समझाने के लिए। अब देखो जरा, इनिशियली माना हमने ऐसा है, और फाइनली माना हमने इतना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये P नोट क्या है, डायरेक्टली क्या है, ये सब कुछ आगे क्लियर होने वाला ग्राफ से, बहुत अच्छे से समझना। अब यहां पर P नोट बराबर हम जानते हैं 1 होता है, P नोट बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास में जो P की वैल्यू है 1 से 0 में है, P की वैल्यू जो है 1 से 0 में है। अब P की वैल्यू 1 से 0 में क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो आगे हम समझाएंगे। बात समझ में आ रही है, P की वैल्यू कितनी है, 1 से 0 है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा, अब हम बना रहे हैं यहां पर एक ग्राफ। अब ग्राफ बनाया हमने, बहुत अच्छे समझना इस वाले। तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्प्शन है, मतलब एक्स बाय एम की वैल्यू हम यहां लिख देंगे इस वाले। तो आप एक ग्राफ बनाओ, देखो कुछ नहीं करना आपको एक ग्राफ बनाना है। आप जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ये इस प्रकार से आप ग्राफ बनाओगे, बना लिया आपने। तो इस वाले में आपको एक्स बाय एम की वैल्यू लिखनी है, एक्स बाय एम की वैल्यू लिखनी है। ये क्या होगा, ये अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेड, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेड, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब रहेगा, यहां पर एक्स बाय एम की वैल्यू है। अब यहां पर इस साइड हमने प्रेशर लिखा, इस साइड हमने क्या लिखा, प्रेशर लिखा। अब समझने की कोशिश करना, जरा समझना क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ऐसा देखा गया। मान लो यहां पर देखो, अभी हमने कौन सा देखा था प्रेशर, अभी हमने 2 प्रेशर देखे थे, एक इनिशियल देखा था और एक फाइनल देखा था। तो यहां हम ग्राफ पहले इनिशियल और फाइनल बताएंगे, उसके बाद में बीच की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा, इनिशियली हमारे पास में एक्स बाय एम की वैल्यू है प्रोपोर्शनल P के, किसके प्रोपोर्शनल है, P के। अब यहां 1 लगाओ मत लगाओ, लगा दो 1 चाहो तो, ठीक है, P के प्रोपोर्शनल है। ये इनिशियल था, और फाइनल ये था। एक्स बाय एम की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, P नोट के, डायरेक्ट P नोट के, ये फाइनल था। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, जब हमारे पास में लो प्रेशर है, इनिशियल मतलब लो प्रेशर, जब हमारे पास में लो प्रेशर है, प्रेशर लो है, तो यहां से यहां तक ये कांस्टेंट बना, देखो सीधी लाइन गई यहां से यहां तक, आप देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक सीधी लाइन गई है, ये सीधी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो गया। ये यहां पर ये स्ट्रेट लाइन हो गई है, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई है। कब, लो प्रेशर पे ये ग्राफ आया, लो प्रेशर पे ये ग्राफ आया,
समझ में आ रही है, लो प्रेशर पे ये ग्राफ आया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन 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 जैसे ही हमने प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज किया, मतलब फाइनल स्टेट में नहीं आया अभी, ज्यादा थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो एक बीच वाली स्टेप आई है, वो x/m की वैल्यू क्या है 1/n, p की पावर 1/n। अब ये 1/n क्या है ये थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, अब यार ध्यान से देखना। अब यहां से जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, देखो जो हमारे पास में अमाउंट था वो कुछ एडजॉर्ब हुआ सरफेस के ऊपर, ये एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्ब हुआ, यहां से यहां तक एडजॉर्ब हुआ। अब सरफेस खत्म हो गई, अब सरफेस खत्म हो गई। फाइनली क्या हुआ कि हमारे पास में x/m की वैल्यू कांस्टेंट डालने लगी, ये आ गई। अब ये कांस्टेंट रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये कांस्टेंट बनी रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां से यहां तक हमारे पास में एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आई, और यहां से यहां तक हमारे पास में कांस्टेंट बन गया। इतने में हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में कुछ एडजॉर्ब हुआ। तो ये क्या था, लो प्रेशर पे, ये क्या है हाई प्रेशर पे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे है, ये बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे है, और ये हमारे पास में इंटरमीडिएट प्रेशर पे है, मतलब ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा कम है। तो उस स्थिति में हमारे पास में कुछ एडजॉर्ब हुआ। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये क्या है, ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, ये देखो इक्विलिब्रियम सरफेस, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो ना, एक स्टेबल पोजीशन आ गई। स्टेबल पोजीशन, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सरफेस। जितने मोल गैस के सरफेस पर आ रहे हैं उतने ही मोल भाग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। समझो ये सरफेस है, अब कोई एडजॉर्ब ही नहीं हो रहा, प्रेशर ज्यादा आया, देखो ये तो गैस के मोल आए, इधर से निकल गए, समझ रहा हो ना, इधर से गैस के मोल आए, इधर से निकल गए, इधर से गैस के मोल आ रहे हैं, वो उधर से जा रहे हैं, इधर से गैस के मोल आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, विदिन अ सेकंड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरफेस खत्म हो गई, सरफेस खत्म हो चुकी है। समझो, सरफेस खत्म हो चुकी है। जब सरफेस ही नहीं बची आपकी, जब आपकी सरफेस ही नहीं बची है, तो किस पे एडजॉर्ब होगा? एडजॉर्ब तो होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? गैस के मोलिक्यूल एडजॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सरफेस खत्म हो गई है। तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम सरफेस। देखो बहुत कम वाले प्रेशर पे भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पे भी नहीं हो पा रहा है। जब प्रेशर कितना है 1 की पावर n। अब n की वैल्यू हम देखेंगे क्या आएगी। देखो तो हमने यही ऊपर देखा था ये वाले ग्राफ में कि हमारे पास में इनिशियली P1 मान लो, फाइनली P0 मान लो, तो जो वैल्यू है n की वैल्यू 1 से 0 के बीच में आने वाली है, क्योंकि P की वैल्यू क्या होगी 1 to 0 होगी। अब जरा ध्यान से देखना, ये ग्राफ समझ में आया, आ रहा है ना। अब देखो, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जहां से एडजॉर्प्शन होना खत्म हो गया, बंद हो गया, क्यों भाई इस वाले पॉइंट पे तो एडजॉर्ब होना खत्म ही हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया। तो हम इसको PS बोल देंगे। मान लो क्या बोला हमने, PS। ये PS क्या है, PS को हम बोलेंगे PS इज इक्वल्ड सेचुरेशन प्रेशर। सेचुरेटेड हो गया, यहां पर सेचुरेशन प्रेशर बोलेंगे इस वाले पॉइंट को, जिस पॉइंट के बाद में आपका ये कांस्टेंट बनना चालू हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा PS, मतलब सेचुरेशन प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेचुरेशन प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, the extent of adsorption increase with pressure and become maximum। ये बात समझ में आ रही है? the extent of adsorption increase हो रहा है, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, सरफेस पे ज्यादा जमेगा, विद प्रेशर जैसे जैसे आपने इंक्रीज किया, एंड बिकम मैक्सिमम, और उसके बाद में आपका मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। एक समय आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन एक प्रेशर के बाद ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ था, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी शायद आपको कि बात क्या हो रही है। अब इसी में आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब देखो जरा, अब यहां पर आता है यहां पास में देखो प्यारे बच्चों, कहां गया, कंडीशन 8 प्रेशर PS। अब हम बात करते हैं 8 प्रेशर PS पे क्या था, ये PS समझ रहा हो ना, ये वाला PS, ये जो ग्राफ है
ये जो हमारे पास में ग्राफ है, ये पीएस की बात हो रही है, इस प्रेशर की बात हो रही है, इस प्रेशर की बात हो रही है। अब 8 प्रेशर पीएस, 8 प्रेशर पीएस, प्रेशर पीएस पे क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बराबर अमाउंट ऑफ गैस डिजॉर्ब, मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, वो ही बताया था ना उस वाले पॉइंट पे, उस वाले पॉइंट के बाद में वो जितना गैस के मोलिक्यूल आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, जितना अमाउंट आएगा उतना अमाउंट जाएगा, तो कोई एडजॉर्ब भी नहीं होगा, चिपकेगा ही नहीं है सरफेस के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बराबर अमाउंट ऑफ गैस डिजॉर्ब, एडजॉर्प्शन बराबर डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है, जब सरफेस के ऊपर हमने कोई चीज चिपकाई और उसको निकालना, चिपकना मतलब एडजॉर्प्शन, उसी को निकालना मतलब एडजॉर्प्शन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये पीएस की वैल्यू है, पीएस के ऊपर क्या हुआ, एडजॉर्प्शन बराबर डिजॉर्प्शन, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, जितना आ रहा है मोलिक्यूल चिपकने के लिए उतना ही मोलिक्यूल जा रहा है, तो कोई चिपक ही नहीं पा रहा है, इसलिए कांस्टेंट बना हुआ है, इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट। तो हमारे पास में जो एडजॉर्प्शन है ना, x/m की वैल्यू है, वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इवन द प्रेशर इज इंक्रीज, जब प्रेशर हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो वो x/m की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। x/m की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है, जब प्रेशर हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। इसलिए हमने बोला था कि जो प्रेशर की वैल्यू है 1 से 0 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी, 1 से 0 के बीच में रहेगी। प्रेशर इंक्रीज करने पर भी x/m की वैल्यू उतनी ही रहेगी, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद भी x/m की वैल्यू उतनी ही रहेगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने आपसे यहां बोला था, देखो ये ऊपर वाला ग्राफ में मैंने आपको समझाया था, ये वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ था, जा ध्यान से देखना। अब हमने बोला कि भाई जब हम इस वाले प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये फुडलीज का नहीं है, ये ऊपर वाला डायग्राम था, ये वाला इंक्रीज किया। अब यहां से आप प्रेशर कितना ही इंक्रीज करते रहो। अभी तो हमने कांस्टेंट प्रेशर पे लिया था ना, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास में ये आया, अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर फुडलीज। अब यहां पर प्रेशर आप कितना ही इंक्रीज करते रहो, कितना ही इंक्रीज कर दो, क्योंकि सरफेस ही खत्म हो गई तो एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। समझ रहे हो, इसमें और फुडलीज में क्या अंतर है, समझ में आया। बस कहने का तरीका अलग है, बाकी बात एक ही है कि ज्यादा यदि हम प्रेशर देंगे, ज्यादा प्रेशर देंगे तो x/m की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि सरफेस ही खत्म हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा यहां पर, अब यहां पर आया 8 लो प्रेशर। अब लो प्रेशर पर क्या होगा, 8 लो प्रेशर, डिटेल एनालिसिस ऑफ फुडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं फुडलीज आइसोथर्म का होने क्या वाला है। अब जरा ध्यान से देखना, 8 लो प्रेशर, 8 लो प्रेशर, लो प्रेशर में क्या होगा, वो तो हाई प्रेशर पे था, वो किस पे था, हाई प्रेशर पे था। अब लो प्रेशर की बात करते हैं, लो प्रेशर में क्या होने वाला है। लो प्रेशर मान लो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन आता है, लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन आता है। देखो जरा, लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन आता है प्यारे बच्चों, ये है लो प्रेशर। अभी बताया था ना, ये लो प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, तो यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन आई, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन, लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन आएगा, लो प्रेशर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन है, कुछ ज्यादा स्ट्रेट लाइन बन गया है ना। ये लो प्रेशर कैसा है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है, लो प्रेशर कैसा है हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन है। या देखो यहां पर 8 लो प्रेशर, 8 लो प्रेशर, ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन में आया, कैसा आया, स्ट्रेट लाइन में आया। मतलब क्या हुआ, x/m की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और P की पावर है आपकी 1, तो जो है आपके पास में x/m डायरेक्टली। अब देखो यहां से कुछ नहीं किया, वो मैथमेटिकल टर्म आ गई, मैथमेटिकल टर्म आ गई हमारे पास में। ध्यान से देखना, ये हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमारे पास में इक्वल का साइन आया, और आप जानते हैं क्या जाता है कि आपका कांस्टेंट है, क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। अब यदि इस वाले ये जो इक्वेशन बना हुआ है, यदि इसको हम देखें, इसके लिए ग्राफ बनाए, तो वो y = mx का ग्राफ बनेगा। x/m के लिए, x/m = kp के लिए y = mx का ग्राफ। मान लीजिए ये हमारे पास में y है, ये y को रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हो ना। इसके लिए ये y को रिप्रेजेंट करेगा, के m को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारे पास px को रिप्रेजेंट करेगा। ये y = mx, आप जानते हैं ना, y = mx के लिए ये हो जाएगा हमारे पास में, यदि हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो। ये कैसे आया, ये कहां से आया, ये समझ रहे हो ना, ये कहां से आया, जब हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास में एक इक्वल आया, और हमारे पास में एक कांस्टेंट लग जाता है कि ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स टर्म है ये हमारे पास में। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास में किसकी बात हो गई, ये हमारे पास में किसकी बात हो गई, 8 लो प्रेशर, 8 लो प्रेशर।
अब एट हाई प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? एट हाई प्रेशर की बात करते हैं। देखो पहले लो की बात करेंगे, फिर हाई की बात करेंगे, उसके बाद हम बीच वाले की बात करेंगे। हाई पे क्या हुआ, ये लो वाला समझ में आया। लो प्रेशर पर कुछ ऐसी कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आई ना, तो स्ट्रेट लाइन का ये बाय बराबर एमएक्स आएगा। भाई इस वाले के लिए तो बाय बराबर एमएक्स ही आता है। ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ किसका है? बाय बराबर एमएक्स का ग्राफ है कि नहीं? यार ध्यान से देखो, लो प्रेशर पे यही है ना बाय बराबर एमएक्स, तो यही तो है आपस में, यही तो है आपस में, बाय बराबर एमएक्स का ग्राफ है, ये बाय इक्वल टू एमएक्स का ग्राफ है। अब हाई प्रेशर पर क्या होगा? हाई प्रेशर मतलब समझ रहे हो ना, इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले की, अभी बीच की बात नहीं कर रहा है, हम इस वाले की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये जो है हाई प्रेशर, ये यहां से यहां तक हाई प्रेशर है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो जाएगा एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर क्या होगा? एट हाई प्रेशर पर क्या होने वाला है कि द ग्राफ बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला गया ग्राफ। कैसे चला गया? पैरेलल चला गया, समझ रहा हो ना। ये देखो फिर मैं आपको दिखाता हूं, ये है हाई, ये है हमारे पास में हाई टेम्परेचर, ये थोड़ा, ये देखो पैरेलल हो गया ना, यहां से यहां तक आप जाओगे, ये देखो एक्स एक्सिस के ये बिल्कुल पैरेलल है, साथ साथ जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये ऐसे बढ़ते जाएगा। ये एक दूसरे के कहां काटेंगे मालूम नहीं, कब काटेंगे कब नहीं काटेंगे, ही नहीं बिल्कुल नहीं काटेंगे, है ना। ये पैरेलल चलते जाएगा, ये फाइनली है। ये अभी हमने इसकी बात नहीं की, अभी हमने इसकी बात की है, और अभी हमने फाइनल की बात कर रहे हैं। इस वाले की हम बात बीच में बाद में करेंगे। तो ये पैरेलल चलते जाएगा, मतलब इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए? हमारे पास में इक्वेशन बनेगा कि एक्स बाय एम इक्वल टू पी नोट के। भाई पहले तो यही आता है हमारे पास में, यहां पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास नोट आ जाएगा, तो बराबर हटाएंगे तो ये आ जाएगा के नोट। तो एक स्टेप मैंने खा गया यहां पर, ठीक है, मेरे को भूख लगी थी, तो यहां पर एक्स बाय एम इक्वल टू क्या होगा? के पी नोट हो गया। क्या हो गया? के पी नोट हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। तो यहां पर एक्स बाई एम क्या है? यहां पर कांस्टेंट है, और पी नोट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। पी नोट बराबर होता है 1, मैथमेटिक टर्म है, पी नोट बराबर होता है 1, और 1 को हम लिखते हैं कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? बात समझ में आ रही है? ये तो है हाई पे। अब बात करते हैं बीच वाले की, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं बीच वाले की, इंटरमीडिएट प्रेशर, जहां से ग्राफ बना था। It become a polynomial function of the degree 1 by n. X by m will depend upon the power of pressure which lie between 0 से 1. इस 1 by n की वैल्यू, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर? 0 से 1 के ऊपर डिपेंड करेगी ये वाला प्रेशर। समझो जरा। ये हमने ग्राफ बनाया, अब इस वाले ग्राफ की बात हो रही है, ये वाला ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, इस वाले की बात हो रही है। यहां पर हमने ये जो ग्राफ बनाया, ये इसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहां से यहां तक में हमारे पास में ये जो 1 बाई n की पावर है, ये लाई करेगी कहां पर लाई करेगी? 0 से 1। यहां जो n है ना, यहां जो n है, ये देखो, ये देखो, ये 0 से 1 प्रेशर की वैल्यू लाई करेगी। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होने वाली है 1 बाय n। अब ये 1 बाय n क्या था, समझ गए ना? ये 1 बाय n क्या है? ये जो 1 बाय n की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 0 से 1 रहेगी। अब इसी को समझा रहे हैं नीचे वाले में। अब समझो जरा, फिर समझो दोबारा। हाई प्रेशर वाला हो गया ये वाला, कि 8 इंटरमीडिएट प्रेशर पे हमारे पास में जो 1 बाय n की जो वैल्यू है, एक्स बाय एम विल भी होगा हमारे पास में, लाई करेगा कहां? 0 एंड 1, एक के बीच में रहेगी। अब देखो जरा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो इक्वेशन से। हमने यहां भी एक लाइन खा गए। कौन सी लाइन खा गए? पहले हमको क्या लगाना था? प्रोपोर्शनल लगाना था। प्रोपोर्शनल हटा के हमने क्या लगाना था? बराबर लगाना था। ठीक है, हमने डायरेक्टली लगा दिया, डायरेक्टली हटा दिया। समझ गए ना प्यारे बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अब देखो वेन, अब n क्या है? वेन n इज n क्या है? इंटीजर है। n हमारे पास में इंटीजर वैल्यू रहेगी। वेयर n कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट, जिसकी मात्रा कम हो और जिसकी मात्रा ज्यादा हो। वेयर n कैन टेक एनी होल नंबर। n क्या होगा? n कोई भी होल नंबर हो सकता है, आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट। नेचर जो चिपक रहा है और जिसके ऊपर चिपक रहा है, उन दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा n की वैल्यू। जो चिपक रहा है और जिसके ऊपर चिपक रहा है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी n की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा इसमें, अब यहां पे एक नोट लगाओ जरा,
नोट लगाओ, नोट लगाओ। एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी, के पी मतलब समझ रहे हैं ना आप, 1/m से हम इनिशियल मतलब लो प्रेशर और फाइनल मतलब हाई प्रेशर दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नोट लगाना है आपको, ये नोट लगाना है कि हमारे पास में ये जो इक्वेशन बन के आया, ये जो इक्वेशन बन के आया, फाइनली इस वाले इक्वेशन से हमको मतलब है, इस वाले इक्वेशन पे ही तो एडजॉर्ब हो रहा है, समझ रहे हो ना, इस वाली कंडीशन पे ही एडजॉर्ब हो रहा है। फिर बताऊं क्या मैं एक बार आपको ग्राफ फिर बताऊं मैं, फिर चलना हम ग्राफ की तरफ। देखो बहुत अच्छा समझो, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहां से यहां तक तो एडजॉर्ब हुआ नहीं, लो प्रेशर था, एडजॉर्ब नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक तो आपका एडजॉर्ब हुआ नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी, यहां से यहां तक भी एडजॉर्ब नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू भी फालतू गई हमारी, ये वाली वैल्यू फालतू गई हमारी। हमारा एडजॉर्ब तो यहां से यहीं हो रहा है, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इस वाली वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा कितना एडजॉर्ब हो रहा है, समझ रहे हो। इंटरमीडिएट प्रेशर पे ही तो डिपेंड करेगा कितना एडजॉर्ब हो रहा है। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहां पर इसके लिए इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन समझ में आया ना, ये समझ में आया ना, लो होना चाहिए प्रेशर ना हाई होना चाहिए प्रेशर, लेकिन इस वाले इक्वेशन से हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों के लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब देखो जरा, फुडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, फुडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन क्या है, क्या बोलता है समझो। हम बात करते हैं लो पे, हमने यही निकाला, फाइनली हमको इससे मतलब है, फाइनली हमको इससे मतलब है, इसी को लेके हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसी को लेके हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो प्यारे बच्चों, देखना समझना, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी 1/n ये था, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी 1/m ये था। जब हमारे पास में लो प्रेशर हो, हमने बोला लो और हाई दो निकाल सकते हैं, लो प्रेशर हो तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे, जब हाई प्रेशर हो तो भी हम इसको लगाएंगे। जैसे लो के लिए क्या समझ सकते हैं, लो के लिए हम बोल सकते हैं इनिशियली, लो मतलब इनिशियली और हाई मतलब फाइनली हो जाएगा हमारे पास में। तो इनिशियली कंडीशन में हम माना कि एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 है, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 है। जब एन की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे तो हमारे पास में ये आया कि नहीं, देखो ये आया कि नहीं आया, आया ना, और यही तो था आपका लो का, क्या देखो नहीं था क्या, यही था लो का, बिल्कुल लो था। अब हमारे पास में माना फाइनल के बाद में, फाइनल मतलब हम इनफाइनाइट मान लेते हैं, एन की वैल्यू हम इनफाइनाइट रख देते हैं, फाइनल नहीं पता कितना है, हम इनफाइनाइट रख देते हैं। जब इनफाइनाइट रखा हमने तो इनफाइनाइट आप सभी जानते हैं 1 अपॉन इनफाइनाइट, भाई एन की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है 0, और पी 0 को बोलते हैं पी नोट, और पी नोट बराबर हो जाता है हमारे पास में 1। मतलब ये हुआ कि ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया हमारे पास में कांस्टेंट। और यही तो मैं आपको अभी से समझा रहा था क्या, कि अब फाइनली हमने ये जो इक्वेशन बनाया है, इस इक्वेशन से, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से देखो हम वहीं से चालू किया हमने जहां हम थे, कि हमने यहां पर ये वाला इक्वेशन हमने पहले देखा था और ये वाला इक्वेशन भी हमने देखा था। तो इस वाले इक्वेशन से मतलब जो हमने ड्राइव किया हुआ है इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम फाइनल मतलब लो और सॉरी इनिशियल मतलब लो और फाइनल मतलब हाई दोनों के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो हमने वैल्यू निकाल दी, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से यहां पर फुडलीज आइसोथर्म का इक्वेशन हमारे पास में बन गया। ये इक्वेशन वेरी 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 इंपोर्टेंट है, इससे हम हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों के लिए क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इनिशियली कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों के लिए यहां पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एन, जो एन की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इनफाइनाइट ये इनके बीच में रहने वाली है, एन की वैल्यू इससे इसके और इसके बीच में रहने वाली है। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू ऑफ 1/n क्या होगा, 1/n की वैल्यू जो रहेगी वो 0 और 1/n और 1, ये हमारे पास कंडीशन है, इसको याद रख लो, इसको याद रख लेना, नोट लगा के लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा, अब हम जरा यहां पर अब जरा यहां पर हमारे पास में आता है वेरिफिकेशन ऑफ फुडलीज आइसोथर्म या फुडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कुछ भी कह सकते हैं। वेरिएशन ऑफ फुडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन अब हम बना रहे हैं, यहां से इक्वेशन हम बना रहे हैं। तो फाइनली हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था x/m प्रोपोर्शनल p 1 की पावर n, ये सही में आया ना, बस इसी से हम निकालने वाले हैं। यहां से हमने क्या किया, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आया, एक तो बराबर लग गया, ऊपर से k कांस्टेंट लग गया। क्लियर है। अब यहां पर अब कुछ मत करो, आप लोग ले लो,
आप दोनों साइड क्या ले लो, लॉग ले लो। यहां पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब हमने दोनों साइड वो लॉग लिए, देखो इस साइड भी लॉग ले लो और इस साइड भी लॉग ले लो। तो जब हम लॉग लेंगे यहां पर तो लॉग एक्स बाय एम हो जाएगा, यहां पर लॉग के प्लस लॉग पी 1/n, ये हम लॉग का और मैथ्स का दोनों इक्वेशन साथ में हो गया, ठीक है ना। यहां दोनों के फंडे लग रहे हैं। अब ये समझ में आया, जब ये इनटू में होता है तो प्लस लग जाता है, यहां लॉग लिया तो ये आ गया। आप तो इतना समझते ही हैं, फिजिक्स में आपने खूब किया होगा, मैथ्स में खूब किया होगा आपने। तो ये हुआ हमारे पास में ये हुआ ये। अब ये 1 की पावर आ जाती है बाहर, तो ये हो गई 1 की पावर हमारे पास में बाहर। तो क्या इक्वेशन नहीं बन गया, इसको हम नहीं लिख सकते बाय, लिख सकते हैं, इसको हम सी लिख सकते हैं, यहां पास एम एक्स बन गया, ये एम एक्स बन गया। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये बनाया हमने ग्राफ, समझना प्यारे बच्चों, ये बनाया हमने ग्राफ। यहां पर लॉग के, यहां पर कोई लॉग के की वैल्यू रहेगी, यहां पर कोई लॉग के रहेगा, वो यहीं से जाएगा। ये ग्राफ होता है, इसके लिए ग्राफ यदि आपने पढ़ा होगा तो यही होता है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये होता है स्लोप 1/n, ये होता है यहां पास स्लोप 1/n, ठीक है। ये लॉग पी, ये लॉग एक्स बाय एम, इस प्रकार से यहां पास वैल्यू आई, बिकॉज ये हमारे पास एम की वैल्यू कितनी है, 1/n। एम की वैल्यू कितनी है, एम इक्वल टू 1/n, एम इक्वल टू क्या हुआ, 1/n। क्लियर हुआ, यहां से स्लोप आ गया 1/n। तो इस प्रकार से हमने ये क्लियर किया। अब फुटलीज आइसोथर्म हमारे पास फाइनली ये निकल के आया, याद रखना। अब फाइनली जो आया हमारे पास ये है फुटलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और मैं बता दिया कैसे इक्वेशन आता है, कैसे क्या होता है। तो फाइनली आपका हुआ कंप्लीट। हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में देखते हैं क्या देखना है। अभी एक आइसोथर्म और बची है, कौन सी है, ये वाली, ये जो दिख रही है ना, ये आइसोथर्म बची हुई है। तो ये आपने कर ली, तो इसी के बेसिस पे आप आगे की करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की छोटी छोटी बातें बताने की, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।